आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग सुबह उठते काफ़ी छींक आती है, उनको खांसी आती है और ये 2-3 महीने तक चलती है, सीजनल होता है। तो ये एक तरह की एलर्जी होती है जिसे हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस होने का कारण ये है कि हवा के अंदर कुछ पॉलन्स और दूसरी चीज़ें मिली हुई होती हैं, उनके अगेंस्ट में एलर्जी होती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो हवा के अंदर चीज़ें मिली हुई हैं जिनको हम बोलते हैं इनहेलेंट्स, वो किस किस तरह की एलर्जी पैदा करते हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, हवा के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं और वो सब चीज़ें जैसे कि पॉलन्स हैं, पॉलन्स होते हैं फूलों के जो कण होते हैं, छोटे छोटे पराग कण वो होते हैं, और फंगस होती है, उनके स्पोर्स होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनके स्किन के स्केल्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हवा में होती हैं। ये सब एलर्जी अपने को कर सकती हैं, लेकिन ये एलर्जी सबको नहीं होती है, कुछ लोगों को ही होती है। तो ये कैसे होता है कि कुछ लोगों को होती है बाकी की नहीं होती है? तो पहले हम यही समझते हैं कि एलर्जी क्या होती है। देखिए, अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो है, वो इम्यून सिस्टम इसलिए बना हुआ है कि अपने बॉडी की रक्षा करता है कीटाणुओं से। वायरस है, बैक्टीरिया है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो इनके अगेंस्ट बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो एंटीबॉडीज़ पैदा करता है और एक रिएक्शन पैदा करता है, उससे कीटाणुओं से फाइट करता है और कीटाणुओं से हमारी रक्षा कर लेता है। लेकिन कभी कभी आपके इम्यून सिस्टम से गलती हो जाती है, और गलती है कीटाणु की बजाय जो है हवा में दूसरे जो प्रोटीन की चीज़ें हैं, तो उन सब के अगेंस्ट भी रिएक्शन पैदा करना चालू कर देता है। तो ये जितने पॉलन्स वगैरह होते हैं, ये सब प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स है, हाउस डस्ट में से जो चीज़ें निकलती हैं वो प्रोटीन्स हैं, तो इनके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एक एलर्जी सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उन एलर्जी सेल्स में एंटीबॉडी चिपक जाती हैं, और उन एलर्जी सेल्स जिनको मास्ट सेल कहते हैं, उन मास्ट सेल से बॉडी चिपकती हैं तो एक रिएक्शन होता है और उससे एक केमिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन। तो हिस्टामिन निकलता है, तो हिस्टामिन निकलने से वहाँ पे आपका जो स्किन अगर है या सांस की नली है तो वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे खुजली आ जाती है। तो ये जितने भी सिम्टम्स बनते हैं वो सब हिस्टामिन के निकलने के कारण से होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये एलर्जी किस किन चीज़ों से हो सकती है। जो इनहेलेंट्स होते हैं उनमें से किन किन चीज़ों से एलर्जी होती है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कि पॉलन्स की एलर्जी। पॉलन्स आप जानते हैं परागकण होते हैं जो फूलों के अंदर से निकलते हैं और वो हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ के दूसरे पौधों के ऊपर गिरते हैं, जिससे वो नए आपके पौधे पैदा होते हैं। तो ये जो पॉलन्स होते हैं ये हवा के अंदर होते हैं, इनसे एलर्जी होती है। आपके जो फंगस होती है और उसके जो स्पोर्स होते हैं उनसे एलर्जी होती है। जो आपके एनिमल्स, खासकर जो पेट एनिमल्स होते हैं जिनको घरों में रखते हैं, उनसे जो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं उनसे एलर्जी हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको एलर्जी हो सकती है। सबसे जो पोलन एलर्जी है वो बहुत कॉमन है, ये करीब 10 से 30% लोगों को होती है, और इससे जो सिम्टम्स पैदा होते हैं जैसे मैंने शुरू में बताया था वो होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अब जो दूसरी एलर्जी होती है वो होती है आपके डस्ट एलर्जी, जिसको डस्ट एलर्जी बहुत कॉमन है। वो कॉमन डस्ट एलर्जी आप जो बाहर निकलते हैं तब नहीं होती, बाहर वाली डस्ट से जनरली नहीं होती, पर जो घर की जो डस्ट, हाउस डस्ट होती है, उससे एलर्जी होती है ज़्यादातर। उस हाउस डस्ट में उस एक्चुअली डस्ट के कारण से नहीं होती है, हाउस डस्ट के अंदर कुछ चीज़ें मिली हुई होती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं जो घरों के अंदर रहते हैं, बिस्तरों में हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके सलाइवा है, इनकी यूरिन है, इनके पंख हैं और इनके सेल्स हैं स्किन के, ये जो सब उस डस्ट के अंदर मिले होते हैं, इनके अगेंस्ट में एलर्जी पैदा होती है, एक्चुअली डस्ट से नहीं होती है। फिर एक होती है आपकी पेट एलर्जी, वो भी हवा से होती है। वो कैसे होती है? आपके जो पेट्स होते हैं, जो घरेलू जानवर जिनको हम पालते हैं, वैसे तो किसी भी जानवर से हो सकती है, पर ज़्यादातर ये कुत्ते और बिल्लियों से होती है। तो कुत्ते बिल्लियों से कैसे होती है? इनके जो फर होते हैं और इनके जो सलाइवा होता है, इनकी यूरिन होती है और इनके जो स्किन सेल्स बाहर निकलते हैं, ये सब गिरते रहते हैं ज़मीन में और वहाँ से हवा में आ जाते हैं और हवा से फिर आपको ये एलर्जी करते हैं। अब इनके लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि इनसे क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि जो पोलन से या हाउस डस्ट से जो दूसरी एलर्जी होती है, जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है, उसके क्या लक्षण हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है कि ये जितने भी पोलन्स वगैरह जो कुछ हैं, ये हमारे जहाँ गिरते हैं, जैसे नाक के ऊपर गिर गए या आँख के ऊपर गिर गए, तो जहाँ पे ये पोलन्स गिरते हैं वहाँ पे रिएक्शन चालू हो जाता है, जो एंटीबॉडी रिएक्शन चालू होता है। तो यहाँ पर
अगर जैसे नाक में गिरेंगे तो आपकी नाक ठस जाएगी, नाक में से पानी आएगा, छींकें आएंगी, खूब सारी छींकें आएंगी। आँख में गिरेंगे तो आँख में खुजली आएगी, आँख लाल हो जाएगी, आँख में से पानी आएगा। इवन मुंह के ऊपर जो मुंह के अंदर जो तालवा होता है वहाँ वो भी लाल हो सकता है, वहाँ भी खुजली आ सकती है, नाक के आसपास खुजली आ सकती है। तो ये लक्षण तो आपके एलर्जिक राइनाइटिस के होंगे। अब दूसरा आपका जो लक्षण एक में इस तरह का हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपके सांस के अंदर ये चले जाएं। अभी तो सिर्फ नाक तक रहे और ज़्यादा अंदर चले गए तो सांस की नली में चले जाएंगे। तो सांस की नली में चले जाएंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और इससे अस्थमा भी हो सकता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी अस्थमा है उनका अस्थमा ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो ये अब तीसरा जो एक और लक्षण हो सकता है इससे, वो लक्षण सीवियर रिएक्शन हो सकता है। उस सीवियर मतलब बहुत तेज़, बहुत गंभीर रिएक्शन हो सकता है, उसको हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस। तो इसी पोलन एलर्जी से या कोई भी हवा में जो चीज़ मिली हुई हो, चाहे डस्ट एलर्जी के कारण से हो, चाहे पेट के कारण से हो, उससे कभी कभी किसी को एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है। एनाफाइलैक्सिस में क्या होता है कि आपके जो सांस लेने की नली है और जो सांस का सिस्टम चालू होता है मुंह से स्टार्ट होके, तो मुंह के अंदर आपके गले के अंदर सूजन आ जाती है। तो गले के अंदर जब सूजन आ जाती है तो सांस अंदर से जा नहीं पाती है, और इसी तरह से आपके होंठ भी सूज जाते हैं, गले में सूजन आ जाती है। जब सांस अंदर नहीं जा पाती है तो आपको सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। आपके पल्स रेट जो है बढ़ जाती है, पल्स एकदम वीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है आपका, एक तरह का शॉक में आप आ जाते हैं, आपको चक्कर आते हैं, आपको बेहोश भी हो सकते हैं आप। तो इन सब को कहते हैं, इस सारी को जो सिस्टम का जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं हम एनाफाइलैक्सिस। तो एनाफाइलैक्सिस रूटीन में नहीं होता, लेकिन किसी किसी को ये सब डिपेंड करता है कि आपके जो एलर्जन आ रहा है वो कितना ज़्यादा आ रहा है और आपका जो बॉडी सिस्टम है वो कितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बना रहा है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि किसे एनाफाइलैक्सिस होगा, किसे माइल्ड हल्की सी एलर्जी होगी। अब एक और तरह की एलर्जी हो सकती है आपको, इन्हीं सब हवा में जो चीज़ें मिलती हैं उनसे एक तरह की और एलर्जी हो सकती है, उसको बोलते हैं हम अर्टिकेरिया। जैसे वो स्किन में एलर्जी होगी। स्किन में क्या होगा आपका अर्टिकेरिया, जिसे अर्टिकेरिया बोलते हैं, जिसे छपाकी बोलते हैं, पित्ती बोलते हैं, उसमें पूरे स्किन पे खुजली आएगी और लाल लाल दाफड़ हो जाएंगे, लाल लाल स्वेलिंग सी हो जाएंगी, छोटी छोटी स्वेलिंग सी हो जाएंगी, और कभी कभी ये स्वेलिंग बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये अर्टिकेरिया होता है और ये पूरी बॉडी पे होता है। इसमें और होठों पे भी सूजन आ सकती है और ये थोड़ी देर रखता है, 1 घंटे 2 घंटे रह सकता है, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वापस आ सकता है। तो अब एक और तरह की एलर्जी ये आपके जो पॉलन्स है वो कर सकते हैं स्किन के ऊपर, वो होते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब होता है कि जहाँ पे पॉलन्स या जो भी दूसरी चीज़ें हैं आपकी एलर्जी वाली वो स्किन पे गिर रही हैं, उस जगह पे आपको एक तरह का एक्जिमा बन जाता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बन जाती है। और इसको हम बोलते हैं ABCD, यानी एयर बॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो इसके अंदर जहाँ पे आपके पोलन्स गिरेंगे तो नेचुरली जो एक्सपोज पार्ट्स हैं, जो ढके हुए नहीं है कपड़ों से, वहाँ पे पोलन्स गिरेंगे या दूसरी चीज़ें गिरेंगी, तो वहाँ पे स्किन लाल हो जाएगी, लाल लाल दाने बन जाएंगे, वहाँ पे पानी के दाने भी बन सकते हैं और खूब खुजली आती है। तो इस तरह की एलर्जी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो ये थे तरह तरह के जो सिम्टम्स हैं जो अलग अलग एलर्जी पैदा करते हैं पोलन्स के द्वारा। अब बात करते हैं कि इस एलर्जी को अपन कैसे पहचानें कि ये एलर्जी जो है आपके इनहेलेंट्स के कारण से या जो हवा में चीज़ें मिली उन्हीं के कारण से, किसी और चीज़ से नहीं है। क्यों एलर्जी तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, खाने से भी हो सकती है, दवाई से भी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर उनकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री से काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है। अब जैसे इस पोलन एलर्जी की जब हिस्ट्री लेंगे तो ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर सीजन में ये एलर्जिक राइनाइटिस होती है, छींकें तभी आती हैं, और वो सीजन होता है आपके जब पोलन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो पोलन्स या तो होते हैं आपके फरवरी से लेके अप्रैल तक, और जो आपका और दूसरा जो होता है अगस्त से लेके और अक्टूबर तक, ये सीजन्स होते हैं। तो अगर ऐसी स्ट्रीम मिलता है कि इन्हीं सीजन में होती है और बाकी टाइम ठीक रहते हैं, सर्दियों में बिल्कुल ठीक रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पोलन्स के कारण से हवा में दूसरी जो चीज़ें मिली हुई हैं उनके कारण से एलर्जी हो सकती है। फिर इनको कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि किन चीज़ से एलर्जी है। अगर पोलन्स से हैं तो पोलन्स कई तरह के पौधे होते हैं, अलग अलग पोलन्स होते हैं, तो जो कॉमन पोलन्स होते हैं उस सीजन में
उनको फिर हम टेस्ट करते हैं। तो इसके कई टेस्ट हैं। पहला एक तो जैसे टेस्ट होता है, प्रिक टेस्ट होता है, स्किन प्रिक टेस्ट। उसके अंदर ये कई जो पॉलन्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस बना लिए जाते हैं और वो स्किन के ऊपर रख दिए जाते हैं। स्किन में फोर आर्म में रख देते हैं या बैक पे रख देते हैं, एक ड्रॉप रख दी और उसके ऊपर फिर स्क्रैच कर देते हैं एक नीडल से। तो स्क्रैच कर देते हैं तो वो जो सोल्यूशन है वो अंदर चले जाता है। तो अगर उससे आपको एलर्जी होगी तो वहाँ पे एक लाल स्वेलिंग सी बन जाएगी, छोटा सा लाल एक व्हील बन जाएगा, एक चक्कर सा बन जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो गया टेस्ट। तो ऐसे अलग अलग आपके एलर्जेंस को हम टेस्ट करते रहते हैं। दूसरा टेस्ट होता है, अगर इसमें कुछ डाउट होता है, ठीक से नहीं निकल के पाता है, तो हम इंट्राडर्मल टेस्ट कर सकते हैं। इसी सोल्यूशन को हम इंजेक्शन में ले लेते हैं, इंजेक्शन में लेके स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो फिर वहाँ पे फिर वही देखते हैं, 15-20 मिनट बाद देखते हैं, अगर कोई एक गोल चक्कर बन गया, लाल चक्कर बन गया जिसमें खुजली आती है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। तीसरा एक टेस्ट होता है, वो ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट बहुत ईजी टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ ब्लड निकालते हैं आपके, और ब्लड निकाल के उस ब्लड में हम एंटीबॉडीज़ को देखते हैं कि किन किन एलर्जेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ है, कौन कौन से पॉलन्स हैं जिनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं उसमें। तो जिसके खिलाफ ज़्यादा एंटीबॉडीज़ आ रही हैं तो वो टेस्ट पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि ये 100% सही नहीं होता है। काफ़ी केसेस के अंदर 50-60% केसेस में ये गलत भी रिपोर्ट आती है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव होता है कि एक्चुअल में उससे एलर्जी नहीं है लेकिन उसमें एलर्जी निकल के आ रही है। तो ये हमको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक और टेस्ट होते हैं, वो होते हैं स्किन की एलर्जी के लिए, कि अगर आपके जैसे पॉलन से आपके स्किन के ऊपर कोई एलर्जी हो गई, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ABCD जो अगर हो गई है, तो उसके लिए टेस्ट होता है और उसको हम बोलते हैं पैच टेस्ट। तो पैच टेस्ट के अंदर इसी तरह सॉल्यूशंस जो होते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम एक एल्यूमिनियम डिस्क के ऊपर रख लेते हैं। छोटी सी डिस्क होती है 1 सेंटीमीटर के करीब, उससे भी छोटी, उस पर रख लेते हैं और वो अलग अलग डिस्क पे अलग अलग आप सॉल्यूशंस डाल लेते हैं। वो सारे डिस्क जो है आप बैग के ऊपर चिपका देते हो एडिसिव प्लास्टर से। फिर उसको 2 दिन बाद 48 आवर्स के बाद में फिर हम उसको देखते हैं कि क्या हुआ, वहाँ पे खोल के देखते हैं। तो अगर किसी डिस्क के नीचे आपको दिखेगा कि स्किन लाल हो गई, दाने बन गए हैं या खुजली आ रही है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव है। तो उससे पता चल जाता है कि किस तरह के किस चीज़ से आपको एलर्जी है। तो ये तो आपका कंफर्म इससे आप कर सकते हैं कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ट्रीटमेंट की, कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक बार पता चल जाए कि इस चीज़ से एलर्जी है, उससे आपको बचना है। तो अब आपको पॉलन्स से बचना है, तो पॉलन्स का जो टाइम होता है उस टाइम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखें कि जिस एरिया में आप जाते हैं वहाँ पे ये पॉलन्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे आप मास्क पहन के जाएं, तो जिससे ये पॉलन्स आपके अंदर नहीं जा सकें। अब जो सिम्टम्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, तो जो खास जो सिम्टम्स आपके छींकें आती हैं, जो नाक बहती है, उसके लिए एक तो आपके नेज़ल स्प्रेज आते हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड पड़ा होता है, उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। या सिंपल जो सलाइन होता है, नमक का पानी होता है, उससे आप वॉश करते हैं तो उसको वॉश करने से काफ़ी जो एलर्जेंस होते हैं, जो पॉलन्स वगैरह होते हैं बाहर निकल जाते हैं, उससे रिलीफ मिल जाता है। आँखों के लिए एलर्जिक आई ड्रॉप्स आती हैं, तो उनको दिन में 2-3 बार डालेंगे तो उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर एस्थमा वगैरह हो रहा है तो फिर उसके लिए फिर जो इन्हेलर्स आते हैं उन इन्हेलर्स को यूज़ करना पड़ता है। तो और अगर कोई ज़्यादा हो जाए, बहुत सीरियस हो जाए, जैसे मैंने कहा था एनाफाइलैक्सिस है, तो उसका इलाज तो इमीडिएटली आपको अस्पताल को शिफ्ट करना पड़ेगा पेशेंट को। तो ये इनके। अब अगर स्किन की एलर्जी हो जाती है, जैसे मैंने बताया था ABCD, तो उसके लिए हम स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करते हैं और या टेक्रोलिमस है वो भी यूज़ करते हैं। और इन सब के अलावा आपको खाने के लिए गोलियां भी लेनी पड़ सकती हैं। एक तो एंटीहिस्टामिन्स की गोलियां लेनी पड़ेगी खुजली के लिए, तो वो कई तरह के एंटीहिस्टामिन्स आती हैं, उनको दिन में 2-3 बार लेना पड़ता है। और बीमारी अगर बहुत ज़्यादा हो तो स्टेरॉइड भी खाने के लिए लेने पड़ सकते हैं। तो ये तो था इलाज। अब हम इनसे बचें कैसे? देखिए, बचने के लिए अगर आपको पॉलन्स की एलर्जी है तो एक तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सीजन मालूम है कि जब आपको स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से 2 हफ्ते पहले ही आपको कुछ ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। दूसरा, आपको जिस इलाके में आपको लगे कि इस एरिया में ज़्यादा पॉलन्स हैं वहाँ से आपको जितना बच सकें बचिए, और बाहर निकलें आप तो मास्क लगा के निकलिए, सर्जिकल मास्क जो है उसको निकाल के रखिए। तो इसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ों का जनरल ध्यान देंगे कि आपके एलर्जी ज़्यादा हो रही है तो उसमें थोड़ा सा आप रेस्ट करें, फ्लूइड्स आप लेते रहें, और भी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि जिससे ये आपके जो पॉलन से आपके ऊपर नहीं आए, तो आप इससे बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगली बार फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।